हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ 2020 के बच्चे जो एसएससी के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्ट हुए थे, उनके लिए अटेस्टेशन फॉर्म जारी हुआ था। और अटेस्टेशन फॉर्म में बच्चे बहुत सारी क्वेरी रहती है, चाहे वो सिविल ब्रांच के हों या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हों या फिर मैकेनिकल ब्रांच के हों। आप अगर किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अटेस्टेशन फॉर्म को भरना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अटेस्टेशन फॉर्म भरते सब लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से फिर डिपार्टमेंट आपको कॉल करता है कि ये कमी आप कंप्लीट करके या इस कमी को सुधार के आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बच्चे जो डिस्कस करूंगा आपसे, ये मैं वही चीज आपसे डिस्कस करूंगा कि अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है आखिर आपको। ठीक है, ये देख ही रहे होंगे, ये अटेस्टेशन फॉर्म है। नाउ दिस इज द अटेस्टेशन फॉर्म, और ये आपका कल जो रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन, उसमें ये अटेस्टेशन फॉर्म दिया हुआ था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा वन बाय वन, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन पे जाना नहीं है, मैं मोटा मोटी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता दूंगा। बच्चे, आपको सबसे पहले बात याद रखनी है कि आपको ना ये जो दिया हुआ है फोटो, ये 5x7 के ही फोटो आपको बनवाने हैं। ठीक है, 5x7 आप किसी भी जहाँ पे आप फोटो शॉप होती है, जहाँ फोटो की दुकान होती है, शॉप होती है, वहां पे चले जाइएगा और वहां 5 सेंटीमीटर x 7 सेंटीमीटर के ही फोटो बनवाने हैं। ऐसा मत कीजिएगा आप पासपोर्ट साइज फोटो वहां पे पेस्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज बिल्कुल नहीं करना है, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है कि यहाँ पे पासपोर्ट साइज लगा देंगे आप। आपको जो मेंशन है 5x7, यही फोटो आपको लगाना है, 5x7 का ही फोटो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहली बात। चलो फिर आगे चलते हैं। नेम इन फुल, नेम इन फुल इन ब्लॉक कैपिटल लेटर with allies if any place indicated, if you have added or drop in any stage any part of the name। यहाँ पे जो नेम लिखना है आपको फुल लिखना है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपका नाम है शिवम पांडे, जैसे बच्चे मान लीजिए आपका नाम है तो पूरा लिखना है, नाउ शिवम पांडे। ठीक है, पूरा नाम लिखना है, और वो भी किस में लिखना है बच्चे, कैपिटल लेटर में लिखना है, वो भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है पूरा नाम। और ये सारा ना टाइप फॉर्म में करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप हाथ से इसको पेन से फिलअप करके सेंड कर देंगे, नहीं, आपको प्रॉपर टाइप करनी है चीजें। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, पूरा एड्रेस जो आप जहाँ पे रह रहे हैं वो सारा फिल करना है, डेट इज विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, लेन। एक और बात है, कुछ जो बच्चे अपना एड्रेस फिलअप करते हैं तो वो थाने का नाम भूल जाते हैं, कि क्योंकि जनरली आदत नहीं होती हम लोगों को कि हम किस पर्टिकुलर थाने में रह रहे हैं। तो पर्टिकुलरली जब आप एड्रेस लिखोगे तो उसमें ऐसे मेंशन भी कर देना कि थाना, थाना क्या था, जो भी लगता होगा, मान लीजिए जो भी प्लेस होगा आपका, जैसे मान लीजिए भालगढ़। ठीक है, कोई आपका, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बताया, कोई आपका थाना पड़ रहा है भालगढ़, तो उसको ऐसे मेंशन कर देना कि थाना आपका भालगढ़ लगता है। बाकी तो जनरली एड्रेस में भाई विलेज का नाम भी दिया होता है, था डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आता है, और आपका हाउस नंबर, ये सब जनरली रहता है। विलेज में हाउस नंबर नहीं होते, विलेज में नाम से ही चलता है आपका। ठीक है, बस आप इस चीज का ध्यान रखना है इसमें कि थाना थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए कि थाना आपका ये चीज लगती है। ठीक है, ये प्रेजेंट एड्रेस भरना है आपको। फुल एड्रेस, होम एड्रेस, होम एड्रेस का मतलब बच्चे यहाँ पे उस बात से है कि जो आपका एक तरह से परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, जिसपे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जिस एड्रेस पे गए होंगे वो आपके एड्रेस पूछ रहा है कि आपका पर्टिकुलरली होम टाउन कहाँ पे है, उसमें भी सेम भरना है, उसमें भी सेम चीजें याद रखनी है। उसमें भी थाने को बड़ा मेंशन कर देना, यहीं पे शॉर्ट में ही यहीं पे लिखना, सारा कैपिटल में ही है, लिखना नहीं है, बेसिकली टाइप करना है कि थाना ये लगता था आपका। ठीक है, ये इसलिए होता है जिससे कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन तो अल्टीमेटली आपके थाने से ही होगा ना। ठीक है, अब जैसे इसमें थर्ड के बी पे चलते हैं। इफ ओरिजिनली रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा ईस्ट पाकिस्तान, द एड्रेस ऑफ द कंट्री एंड द डेट, इसमें नॉट एप्लीकेबल लिखना है। ठीक है, ये आपका नॉट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के तो रेजिडेंस है नहीं। तो जिसमें जो कॉलम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उसमें लिख लीजिएगा आप नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल कैसे लिखना है, एन स्लैश करके ए, इसका मतलब आप नॉट एप्लीकेबल लिख लेना है भाई, ऐसे लिख देना ये। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, नाउ फोर्थ कॉलम पे चलते हैं। एक और बात याद रखनी है, डोजियर आईडी का बच्चे, यहाँ पे डोजियर आईडी आपको फिल करनी है। मान लीजिए जो भी आपको जो नोटिफिकेशन होगा उसमें डोजियर आईडी भी दी होगी, मान लीजिए आपकी डोजियर आईडी है 102 119, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अपनी डोजियर आईडी की ये आपकी डोजियर आईडी है। जब आप फॉर्म को सेंड कर रहे होंगे तो बच्चे यहाँ पे सिग्नेचर भी, जैसे मान लीजिए शिवम नाम है आपका, तो ऐसे जो भी आपका साइन होगा
वो साइन कर दीजिएगा। और यहाँ पे डेट कौन सी फिल करनी है, तो बच्चे आप जिस डेट को अटेस्टेशन फॉर्म को भेज रहे हो, मान लीजिए आपको शायद अभी टाइम जो कुछ दिया गया होगा, मान लीजिए आप 4 सितंबर को भेज रहे हो, तो 4 सितंबर 2022 इसको जिस डेट को भी आप सेंड करें वो डेट डाल के आप इसमें इसको भेज देना है। ये भी आपको टाइप करना है, ये भी आपको टाइप ही करना है, बस जो सिग्नेचर आप करोगे आप प्रिंट आउट निकलवा के, जैसे मान लीजिए ये है तो बाद में उस पर सिग्नेचर आप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी डेट भी आप प्रिंट कर दीजिएगा और डोजियर आईडी बच्चे ये भी प्रिंट कर दीजिएगा। बात क्लियर है? डोजियर आईडी, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो जनरली हम करते हैं, जो हमें नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में फोर्थ कॉलम में दिया है पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। आप पिछले 5 साल में, मतलब एट प्रेजेंट, अब से पिछले 5 साल में आप उन प्लेसेस की इंफॉर्मेशन आपको देनी है जहां आप 1 साल से ज्यादा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपने कहीं पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे या फिर मास्टर डिग्री कर रहे थे, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप आईआईटी रुड़की पढ़ रहे थे और आपका होम टाउन पड़ता है कहीं हरियाणा में, ठीक है, ठीक है। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि मान ली मास्टर डिग्री की है तो 2 साल तो आप वहां रहे हो ना लास्ट 5 साल में, तो वो इन्फॉर्मेशन भी देनी है, ठीक है। इसमें ये नहीं देना, इसमें आगे पढ़ना इफ in case of stay abroad including Pakistan particular of all places we have resided for more than 1 year after attaining the age of 21 year, ठीक है। ये 21 साल की उम्र के बाद नहीं देना, आपको पिछले 5 साल की इंफॉर्मेशन देनी। 21 साल से इंफॉर्मेशन, 21 साल जब आपने एज अटेंड कर ली थी वो इंफॉर्मेशन तब देनी थी अगर आप एब्रोड रहे हो इन केस, ठीक है। आपको बस अभी केवल 5 साल के लिए, पिछले 5 साल की इंफॉर्मेशन देनी है। मान लीजिए आपका कहीं होम टाउन था। और एक और बात याद रखनी बच्चे, इसमें स्पेशल बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे में ये बड़ा कॉलम है, यहाँ पे बड़ी मिस्टेक्स होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि फ्रॉम, मान लीजिए मैं 2000, अभी 2022 चल रहा है तो पिछले 5 साल आया 2017 से। जनरली जो आपका टाइम पीरियड हो गया वो 2017 से 2022 का हो गया, पिछले 5 साल तो यही होते हैं। अब मान लीजिए कि 2017 में थे, आप बोलोगे कि सर हम डेट क्या डालें भाई, अब क्या चल रहा है आपका, अगस्त चल रहा है, तो अगस्त की आप कोई टेंटेटिव डेट डाल दीजिए यहाँ पे कि भाई अगस्त, या आप डाल सकते हैं कि भाई आप 14 अगस्त को थे, या फिर आप अभी जो डेट चल रहा है कोई भी टेंटेटिव डेट अगस्त की ले लीजिए 5 साल के हिसाब से। कि आप मान लीजिए कि भाई 23 अगस्त से लेके कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम टू, आप मान लीजिए कि 1 साल रहे हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कोई भी टेंटेटिव डेट कि 5 सितंबर 2018 तक यहाँ पे रहे हैं, या 23 अगस्त 2017 से, ऐसे भरनी है डिटेल कि आप इस पर्टिकुलर उसमें थे। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मतलब ये है कि आपका जैसे कि मान लीजिए मैं जस्ट फॉर एग्जांपल लूं, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो किसी प्लेस के अंदर, जैसे मैं फॉर आप किसी कोई भी पर्टिकुलर प्लेस ले लीजिए आप दिल्ली के अंदर, जैसे मैंने ले लिया कि भाई मैं पालम के अंदर रह रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली में, तो इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो लगता है वो साउथ वेस्ट दिल्ली है। क्या है? दैट इज साउथ वेस्ट दिल्ली, ठीक है। तो आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देख लीजिएगा क्या होता है। जैसे आप किसी विलेज में रह रहे हो, किसी गांव में रह रहे हो, तो वहां पे गांव का वो देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मतलब है जैसे आप किसी होता है ना, एक हेडक्वार्टर होता है जिसमें पे आपके डीएम वगैरह वो सब बैठते हैं, जहाँ से पूरे डिस्ट्रिक्ट की चीजें मेंशन होती है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है। तो वो आप चीजें देख लीजिएगा, वो आप जहाँ पे जिस पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे होंगे वो आपको चीजें पता होंगी, ठीक है। एक और बात, कुछ बच्चे ना ऑनलाइन, आपने पिछले अगर मैं 5 साल की बात करूं तो कुछ बच्चों ने ना ऑनलाइन चीजें की होंगी, या तो ऑनलाइन आपकी बीटेक की क्लासेस चली होंगी, या हो सकता है ऑनलाइन आपकी एमटेक की क्लासेस चली होंगी कोविड की वजह से, या हो सकता है आपकी डिप्लोमा की क्लासेस ऑनलाइन चली हो। और जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो आप कॉलेज में तो प्रेजेंट नहीं थे, जब ऑनलाइन आपकी क्लासेस हो रही है तो कॉलेज में तो आप थे नहीं, आप घर पे थे। अब लेकिन मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि भाई आपने 2019 से लेके 2021 तक के टाइम पीरियड में, 2019 से 2021 के टाइम पीरियड में अपनी मास्टर डिग्री की है, ठीक है। और मास्टर डिग्री जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि भाई आपने आईआईटी रुड़की से की थी अपनी मास्टर डिग्री, तो 2019 से 2021 में आप ऑफिशियली कहाँ होने चाहिए थे? रुड़की होने चाहिए थे। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमने तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी, हम तो अपने घर में थे, देन हम यहाँ पे रेजिडेंस पीरियड रुड़की शो करें या फिर अपना होम एड्रेस शो करें। तो भाई ये मिस्टेक मत करना आप यहाँ पे,
आपको रुड़की ही दिखाना है। अगर मान लीजिए आप कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस थे, आपने जस्ट फॉर एग्जांपल कि भाई आपने पंजाब में कर रहे थे, आप पीटीयू से आप पढ़ाई कर रहे थे 2019 से 2021, तो आपको जो दिखाना पड़ेगा यहाँ रेजिडेंशियल एड्रेस में, आप ये मत कहना कि सर मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था, आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वही प्लेस भरना है जहां पे आप पढ़ाई कर रहे थे। मतलब अगर आपने आईआईटी रुड़की से कर रहे थे तो आपको यहाँ पे भर देना कि भाई आप रुड़की में थे, क्या थे, रुड़की में थे। कानपुर में कर रहे थे आईआईटी कानपुर से, तो नहीं, आपको वही भरना है रेजिडेंस एड्रेस कि भाई आप कानपुर से कर रहे थे। ठीक है, आप पंजाब से कर रहे थे तो आपको यहाँ भर देना कि पंजाब में थे। हाँ, हालांकि सिचुएशन बच्चे ये है कि सिचुएशन ये बनती है कि आप एक्चुअली में तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे, आप घर पे थे, लेकिन वो फिर वो प्रॉब्लम होती है, वो एक थोड़ा सा ना ये होता है कि आपकी थोड़ी चीजें मिसमैच करती हैं, तो अटेस्टेशन फॉर्म वापस आ जाता है, आपको दोबारा फिलअप करके भेजना पड़ता है। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे तो आपको पर्टिकुलर प्लेस बच्चे वही दिखाना है जहाँ पे कॉलेज था आपका। ठीक है, क्लियर है। एक और बात, सबसे लास्ट वाले कॉलम में अभी जैसे चल रहा है 2022, तो 2022 की यहाँ पे फ्रॉम मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे टू, अभी अभी की कौन सी डेट देनी है, टू का मतलब यहाँ पे आज, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 सितंबर को फॉर्म भेजना है, तो यहाँ पे आपको भेजना है 2 सितंबर 2022। जिस डेट को भी आप फॉर्म भेज रहे हो उस डेट तक का यहाँ पे टाइम पीरियड लिख दीजिएगा, फ्रॉम इतने टू इतने। ठीक है, यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं टिल नाउ लिख देता हूँ या टिल डेट लिख देता हूँ, ये गलती भी मत करना। ये भी थोड़ी सी, वैसे ये कोई मिस्टेक तो नहीं है टिल नाउ टिल डेट की, बट इस कंडीशन में भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म वापस आ सकता है। तो मैं सजेशन यही करूंगा कि आप कोई डेट डाल दें यहाँ पे, और डेट कौन सी डालनी है, डेट जिस डेट को आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म भेज रहे हो वही डेट डाल देना कि भाई इस डेट तक आप यहाँ पे थे। क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या होता है। ये जो एक इशू आ रहा था कि भाई आपने अगर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड की थी, आप होम थे तो एक्चुअली में अपने घर, लेकिन आपने अपना घर भर दिया यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस, तो वो गलत हो जाती है। तो वही एड्रेस भरना है आपको जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे थे, मतलब जहाँ पे आपका कॉलेज था बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमन मिस्टेक आ सकती है। अब ये थोड़ा सा फैमिली डिटेल देना है, जैसे कि नेम एंड फुल लाइस, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा ना एक्सेल फाइलों में, एक्सेल में ना इसको ठीक कर लेना थोड़ा सा आप अपने हिसाब से। तो इसमें क्या करना है, जैसे भाई आपके फादर, मैं आपको बताता हूँ, फादर की डिटेल देनी है। फादर का जो भी नाम है कैपिटल लेटर में आप फिल कर दीजिए, जिस सीक्वेंस में दिया, फादर, फादर, मदर, हस्बैंड या वाइफ या ब्रदर या सिस्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे ही कॉलम बना दीजिएगा। फर्स्ट में लिखना है फादर का नाम, फादर मान ले कुछ भी नाम है, जैसे कि अमर सिंह आपके फादर का नाम है, तो यहाँ पे कैपिटल में लिख दीजिएगा अमर सिंह। ठीक है, नेशनलिटी तो सबको पता है, इंडियन है भाई बेसिकली। प्लेस ऑफ बर्थ, वो प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है जहां वो बेसिकली पैदा हुए हैं, बर्थ हुआ है वो। ऑक्यूपेशन में क्या लिखना है, अगर बिजनेस करते हैं तो आप लिख सकते हो कि बिजनेसमैन है। ठीक है, अगर आपके एग्रीकल्चर है, फार्मर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दे फार्मर है। ठीक है, या फिर आपकी कोई जॉब है किसी की, तो वो जॉब लिख सकता है कि जॉब है उनकी। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट टीचर है या फिर वो है प्राइमरी में, वो सब चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या देना है, इफ डेट प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में क्या देना है कि अभी आपके फादर कहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस भरना है। और परमानेंट एड्रेस, परमानेंट मतलब उनका एक परमानेंट एड्रेस होगा वो फिल करना है। इसमें एक और लाइन लिखी है, इफ डेट देन गिव द लास्ट एड्रेस। इसमें एक कॉलम दिया है, अगर मान लीजिए किसी के फादर या फिर कोई भी रिलेशन में, फादर हो, मदर हो, हस्बैंड, वाइफ हो, ब्रदर हो, सिस्टर, किसी की डेथ हो रखी है, तो आपको वो एड्रेस देना है इस कंडीशन में उनका, जहां पे वो लास्ट, वो जिस एड्रेस पे थे। ठीक है, जिस एड्रेस पे भी लास्ट थे वो एड्रेस आपको फिल करना है उस कंडीशन में। ठीक है, परमानेंट एड्रेस तो आपको सबको बेटर पता ही होगा अपने परमानेंट एड्रेस, और ये इसी सीक्वेंस में भरने हैं आपको। पहले फादर का डिटेल भर दीजिएगा फर्स्ट डाल के, फिर मदर का भर दीजिएगा, फिर हस्बैंड वाइफ। अगर मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई है तो आप सारे कॉलम में भर सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, या बॉयज या गर्ल्स किसी की शादी नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में आप लिख दीजिएगा नॉट एप्लीकेबल। भाई है किसी का तो उसकी डिटेल भर दीजिएगा, नहीं है तो आप सीधे लिख दीजिएगा नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है। सिस्टर है तो आप उसकी डिटेल्स दे दीजिएगा, अगर सिस्टर नहीं है तो आप सब में लिख दीजिएगा नॉट एप्लीकेबल। सारे कॉलम में आपको लिखना है नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है, क्लियर है।
चलो अब आगे चलते हैं फिफ्थ कॉलम की तरफ। इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू द सन और डॉटर इन केस दे लिविंग इन ए फॉरेन कंट्री। आपको अपने सन और डॉटर की इंफॉर्मेशन देनी है। मोस्टली के तो नहीं होंगे, हैं तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो, नहीं बाकी को क्या करना है भाई, बाकी को ऐसे यहाँ पे लाइनें डाल के ना सीधे लिख देना है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सभी को यही फिलअप इन्फॉर्मेशन कर देनी है, नॉट एप्लीकेबल। भाई मोस्टली के तो मैं उम्मीद ही करता हूँ बच्चे नहीं होंगे, अगर किसी के बच्चे हैं तो वे सीधे सीधे लिख दीजिएगा कि नॉट एप्लीकेबल, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगेन यहाँ पे डोजर आईडी मत लिखना, मत भूलिएगा टाइप करना। जैसे मैंने बताया था कि आपकी डोजर आईडी मान लीजिए 119 125 है तो भर दिया। डेट, जिस डेट को आप भेज रहे हो, मान लीजिए 4 सितंबर को भेज रहे हो तो 4/9/2022 यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। सिग्नेचर करना भी मत भूलिएगा, यहाँ पे जैसे शिवम आपका नाम है तो सिग्नेचर करना ना भूले। ठीक है बच्चे, चलो नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, ये जो चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि जैसे नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी क्या है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है आप इंडियन है, मोस्टली का तो मैं यहाँ पे लिख दीजिएगा इंडियन है आप। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी है 4 फरवरी आपकी मान लीजिए डेट ऑफ 4 फरवरी 1995, तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल। प्रेजेंट एज, जो भी आपकी एज बैठ रही होगी आपकी, जैसे मान लीजिए 29 बैठ रही है तो 29 ईयर्स लिख सकते हैं। अगर आपकी हो रही है 24 ईयर्स तो 24 ईयर्स लिख सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो 24 साल 6 महीने का हूँ या 24 साल 7 महीने का हूँ, तो उस कंडीशन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 24 ईयर 5 मंथ। ठीक है, अब डेज मत लिखिएगा कि 4 दिन भी हो गए, बस एक मोटा मोटा आइडिया आप यहाँ पे दे रहे हैं कि 24 साल 5 मंथ, इतना लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद एज एट मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन का मतलब है कि आप 10th क्लास में जब थे, जब आपकी एज कितनी थी, या मोस्टली की कोई हो सकता है 15 का साल का हो या हो सकता है 16 साल का हो, ये लिख देना। ये सिंपली 15 नहीं लिखना, आप कैसे लिख देना 15 15 ईयर्स, या 16 लिख रहे हैं तो 16 ईयर्स, इस तरह से लिख देना है इसको। क्लियर है। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो भी था, प्लेस ऑफ बर्थ मान लीजिए मैं मान लेता हूँ हरियाणा में आप जिंद डिस्ट्रिक्ट, जिंद के में आप पैदा हुए तो जिंद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता हो, और कोमा लगा के इसमें लिखा है ना प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। स्टेट जो भी लिखे, स्टेट जैसे कि मान लीजिए हरियाणा, तो स्टेट आपकी हरियाणा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप हरियाणा में थे। ठीक है भाई, ये प्लेस ऑफ बर्थ आपका जिंद हो गया। मैंने एग्जांपल के लिए ब्रैकेट में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, फिर स्टेट हरियाणा, वो इतना समझ जाएंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अगला लिखा है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट यू बिलोंग, किस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मैंने एग्जांपल दिया, आप हरियाणा में जिंद के हैं और स्टेट आपकी हरियाणा है, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, और सारा कैपिटल में भरना है, कोई स्मॉल में नहीं भरना है। आपको एक और बात याद रखनी है बच्चे, सारा का सारा कैपिटल में भरना है, स्मॉल में बिल्कुल भी नहीं भरना है। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, जिस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से आपके फादर थे उनको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे फादर लिख दीजिएगा। योर रिलीजन, योर रिलीजन में बच्चे यहाँ पे लिखना है, अगर आप हिंदू हैं तो आप सीधे लिख सकते हैं हिंदू हैं। ठीक है, अगर आप मुस्लिम हैं तो सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या मुस्लिम। जिस भी आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, सीधे भर सकते हैं। इसमें लिखा आर यू ए मेंबर ऑफ SC एंड ST, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, उसने केवल लिखा है SC या ST के मेंबर है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं EWS से हूँ, मैं OBC से हूँ, क्या मुझे भी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो मेरा आंसर है नो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, बस उसने पूछा है कि आप SC ST के मेंबर है तो सीधे आपका आंसर होना चाहिए नो, नहीं। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है यहाँ पे। नेम ऑफ द स्कूल, भाई आपने देखो, आपने डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपने डिटेल्स ऐसे नहीं देना कि आप 10th की भी दे रहे हो, सिंस 15 ईयर ऑफ एज, जब आपकी 15 साल एज अटेंड कर ली थी तब से आपको देनी है इन्फॉर्मेशन। मान लो जनरली बच्चे 10th करते हैं भाई, 12th करते हैं, 10th करते हैं, 12th, किसी ने हो सकता है डिप्लोमा भी किया हो, किसी ने हो सकता है बीटेक की हो। ठीक है बच्चे, किसी ने हो सकता है एमटेक भी की हो। ठीक है, तो 15 साल की एज जब आपने अटेंड कर ली थी तब से इन्फॉर्मेशन देनी है। भाई मान लीजिए 10th की थी 15 साल की एज में आपने, तो यहाँ पे 10th के स्कूल का नाम फिलअप कर दीजिएगा। डेट ऑफ एंटरिंग क्या डालनी है, ये सबसे बड़ा इश्यू रहता है। डेट ऑफ एंटरिंग में देखो, आपको इतना एक लमसम जरूर आइडिया होगा कि आपकी 10th की स्टार्ट कब से हुई थी। जनरली जुलाई में क्लासेस शुरू होती हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी डेट डाल देना जुलाई की, भाई कि 1 जुलाई
1 जुलाई मान लीजिए, 1 जुलाई 2008 में आपकी क्लासेस शुरू हुई थी। डेट ऑफ लिविंग क्या डालनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। आपकी मार्कशीट में जो भी डेट मेंशन होगी फाइनल रिजल्ट की, आपकी अपनी मार्कशीट देखिएगा 10th की, उसमें जो डेट मेंशन होगी वही डेट आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, सबसे बेटर सॉल्यूशन। 12th में स्कूल का नाम डाल दीजिएगा आप अपने, ठीक है। 12th का स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। डेट ऑफ एंटरिंग क्या है भाई, 12th आपकी कब स्टार्ट हुई थी, ये डाल सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम रहती है जनरली बच्चों का ना, 11 12 एक ही स्कूल से रहता है, तो उस कंडीशन में क्या इशू आ सकता है, उस कंडीशन में ये इशू आ सकता है कि मान लीजिए 2008 से 2009, 2008 से 2009 तो आपने अपनी 10th कर ली, फिर अब 2009 से 2011 में आपने अपनी 12th की होगी, इस एक ही स्कूल में थे, मतलब 2010 से 11 आपने 12th की और 9 से 10 आपने 11th की है। तो डेट ऑफ एंटरिंग जनरली जिन बच्चों की अगर स्कूल सेम ही रहा है आपका 10th और 11th का, तो डेट ऑफ एंटरिंग आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ एंटरिंग यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ एंटरिंग डाल दीजिएगा 2009, मतलब जिस टाइम पीरियड में आप रहे हो। आप ये मत देखिएगा सर मैंने 12th नहीं की थी, नहीं भाई, आपने एंट्री तो पहले ही कर ली थी ना इस स्कूल में, ठीक है। 11 12 दोबारा वही डाल दीजिएगा। डेट ऑफ लिविंग आप जो आपकी मार्कशीट में दी है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो मार्कशीट में दी होगी, जो आपको मार्कशीट मिली होगी ना, तो उसमें एक फाइनल रिजल्ट की डेट रह सकती है, वो डेट ऑफ लिविंग डाल सकते हैं। सेम चीजें फॉलो करनी है आपको, डिप्लोमा अगर किया है आपने, अगर बीटेक की है या फिर एमटेक की है, सेम चीजें बच्चे आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अगर फिर भी किसी के डाउट है तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। 7042276658 या नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप वहां पे भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगेन डोजियर आईडी भरना नहीं भूलना है भाई, मान लो 119 125 आपकी डोजियर आईडी है, तो ये भर देना है। डेट यहाँ पे डाल देना, जिस डेट को आप भेज रहे हो, मान लो कि 4 सितंबर को भेज रहे हैं तो 4/9/2022 ये डाल दीजिएगा। सिग्नेचर करने बिल्कुल नहीं भूलने, नहीं तो फॉर्म रिटर्न आ जाएगा आपका अटेस्टेशन फॉर्म। क्लियर है। अब देखो आगे आगे क्या करना है, ठीक है। अब सुनिए इधर आगे। Are you holding or any time held appointment under the central government, state government or quasi government body or an autonomous body or public undertaking or private firm or institution? If so, give the full particular with date of employment up to the date. अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो बच्चे, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब की डिटेल आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। मैं एक और बात बताता हूँ, अगर आपकी बच्ची गवर्नमेंट जॉब है कहीं पे, ठीक है, अगर आपकी कहीं पे गवर्नमेंट जॉब है तो आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल नहीं छिपानी है, ठीक है। अगर आपकी गवर्नमेंट सर्विस है, मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जनरली वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होते हैं, किसी पर्टिकुलर मान लीजिए कोई यूपीपीसीएल में जेई है, हो सकता है कोई बीआरओ में वर्किंग कर रहा हो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो या कहीं सेंट्रल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जहीं पे जॉब करते हैं तो प्राइवेट में उतना कोई नेसेसरी नहीं है कि आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दें, प्राइवेट का कोई इन्फॉर्मेशन देने की उतनी कोई रिक्वायरमेंट आपको है नहीं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर किसी पीएसयूज में है तो बच्चे आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वो पीरियड आपको पता होगा कि भाई आपने कब किस डेट को ज्वाइन किया था, ठीक है। और इसमें अगर आप अभी वर्किंग हैं तो अभी आज जिस डेट को आप फॉर्म भेज रहे हो वो डेट डालना चाहिए, ठीक है, वो डेट डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आपने रिजाइन कर दिया है तो जिस डेट को रिजाइन किया था वो डेट यहाँ पे आप डाल दें। डेजिग्नेशन, मान लीजिए डेजिग्नेशन आपका जेई थे तो यहाँ पे सिंपली लिख दीजिएगा जेई, ठीक है। फुल नेम और एड्रेस उस जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे, जैसे कि फुल नेम क्या था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ में थे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम डाल देना, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी थे, मान लीजिए जेएनके में तो जेएनके डाल दीजिए, दिल्ली में थे तो दिल्ली डाल दीजिए। रीजन फॉर लिविंग फॉर प्रीवियस सर्विस, आपने जॉब क्यों छोड़ दी उसका रीजन दे दीजिएगा। सबके अपने अपने पर्टिकुलर रीजन होते हैं तो आप वो रीजन दे सकते हो, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता आपको कि क्या रीजन आपको बेसिकली देना है, आप अपने हिसाब से उस चीज को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा देख लेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चे जॉब कर रहे हैं या जो स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जो कैंडिडेट, उनको ये सब चीजें बताने की कोई रिक्वायरमेंट ज्यादा है नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट वालों को बताना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं 11th का भी। इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, एनईटी and undertaking on or controlled by the government of India, state government or an autonomous body, state local body, if you have left the service on given month, ये कुछ लिखा हुआ है,
ये कुछ एक नोटिस लिखा हुआ है, छोड़िए उसको। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 12 पॉइंट 12, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अगर आप कभी अरेस्ट हुए हो तो क्या, हाँ या ना। तो देखो इसमें क्या है, आप बोलोगे सर यस पे क्लिक करना है कि नो पे क्लिक करना है। भाई ना यस पे करना है ना नो पे करना है, आपको ना यस पे करना है नो पे, आपको सिंपली मिटा देनी है ये चीजें। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो, सीधे आपको ये एडिट, जब आप टाइप कर रहे हो तो इसको पूरे को काट देना, यस नो को, बस सिंपली लिखना है नो। ऐसा मत करना कि भाई यस भी लिखा है, यस पे टिक कर देते हैं नो, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं, इसको पूरे को काट ही देना है, आप सिंपली लिख देना है नो। मतलब आप टाइप कर रहे हो, अगर अगर आप हाथों से लिख रहे हो तो मान लीजिए हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो आप यस को ऐसे काट दीजिए, बस इसका मतलब यो नो करेक्ट है, ठीक है। हैव यू एवर बीन नो, सारी चीजों में नो आ गया। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, नो। हैव यू एवर बीन ऑन डाउन, नो। सब चीजों में नो 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 यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। जितनी भी चीजें हैं बच्चे यहाँ पे, सारी भी चीजों में आपको नो 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 फिलअप करना, अपना हिसाब से देख लीजिएगा आप, जैसे भी था, ठीक है। इसमें कुछ चीजें होती हैं कि अगर आप जैसे मान लिया अरेस्ट हुए हैं तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसकी आपको डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाद में अगर चीजें पता चलती हैं तो थोड़ी सी फिर डिफिकल्टी हो सकती है आपके लिए। तो आप अपने हिसाब से, कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है, कैंडिडेट देख सकता है अपने हिसाब से, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता आपको। मैंने सिंपली अगर नहीं हुए हैं अरेस्ट तो सिंपली नो कर लिख देना है टाइप। अगर आप टाइप कर रहे हो तो यस नो को काट दीजिएगा, यहाँ पे सिंपली नो लिख दीजिएगा। हैव यू केप्ट अंडर डिटेंशन, अगर आप कभी डिटेंशन में रखे हुए हो नो तो सीधे नो, और अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो यस को क्रॉस कर दीजिएगा और नो को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी अगेन वही डोजर आईडी भर दीजिएगा, सिग्नेचर करना मत भूलिएगा, डेट जिस डेट को आप भेज रहे हो। आप इसमें क्या है कि आप इसमें डिटेल्स फिलअप करनी पड़ती है। अब इसमें एक और लिखा, वेदर डिस्चार्ज एक्सपर्ट विड्रॉ फ्रॉम द ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट, नो, सिंपली इसमें लिख लेना है नो, ठीक है। अगर आपके कुछ इसमें देखो, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि अगर आपका भाई मान लीजिए कि आप अरेस्ट हुए हो या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आपकी इसको डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी कि यस, देखो इसमें लिखा भी है, इफ द आंसर ऑफ एनी अबाउ मेंशन क्वेश्चन इज यस then a particular of cases arrest detention और conviction punishment etc, वो आपको सारी डिटेल भरनी पड़ेगी कि आपके ऊपर क्यों अरेस्ट हुए थे और क्या कोर्ट केसेस आपके ऊपर चले, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। होप सो इसमें मोस्टली का सभी का नो ही रहेगा और ये नो ही करना है सभी को, ठीक है। अगर नहीं है भाई अब फिर अपने हिसाब से मेरे को मत बोलना कि सर आपने बोला था नो नो करना है, ठीक है। मोस्टली का मैं उम्मीद करता हूं कि किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस या वगैरह नहीं हुआ होगा, ठीक है। अरेस्टेड ऐसे तो आप, ठीक है, इसमें नो नो ही करना है सबको, ठीक है। चलो अब इसमें देखना है, नेम ऑफ द 2 पर्सन रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी, आपके पड़ोस में या आपके नेबरहुड में 2 लोगों के नाम याद लिख देना है आपको। 2 लोग ऐसे मतलब जो आपको प्रॉपर अच्छे से जानते हो। ये बच्चे बोलते हैं कि सर मैं जहां रह रहा हूँ वहां के डालने या परमानेंट, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो होम एड्रेस है, उस पे देना है 2 लोगों के नाम। जैसे मान लीजिए कोई था भाई आपको प्रदीप, प्रदीप को जानता है तो यहाँ पे एक लिख दीजिएगा प्रदीप, ठीक है। दूसरे हैं मान लीजिए रौनक, तो आपको लिख देना कि ये रौनक, 2 पर्सन के नाम लिख देना है, होम एड्रेस के 2 बंदे जो आपके आस पड़ोस के हों, जो आपके नेबरहुड के हों, उनके नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो आई सर्टिफाइड दैट फॉर इंफॉर्मेशन, ये आप एक अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि मैं ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है ये मेरे हिसाब से सही है। तो यहाँ पे बच्चे आप सिग्नेचर कर देंगे, अपने डेट डाल देंगे, मान लीजिए 4 सितंबर को भेज रहे हैं तो 4/9/2022 अपनी डेट डाल देंगे, ठीक है। प्लेस, प्लेस मतलब आपको जिस भी प्लेस से आप भेज रहे हैं इसको, ठीक है। पर्टिकुलरली होम से ही भेजते हैं तो अपना होम का एड्रेस नहीं लिखना, मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा वो, ठीक है। पूरा एड्रेस लिखने की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन यहाँ पे डोजर आईडी मान लीजिए कि 8925 आपकी डोजर आईडी थी तो वो अपनी डोजर आईडी यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्लियर। अब ये था मेरा अटेस्टेशन फॉर्म, इतना ही था मेरा अटेस्टेशन फॉर्म। उसके बाद 1-2 सर्टिफिकेट और आते हैं बच्चे, क्या रहते हैं सर्टिफिकेट, ये मैरिज डिक्लेरेशन वाला फॉर्म, ठीक है। ये मैरिज डिक्लेरेशन वाला है कि अगर आप मैरिज है या अनमैरिड है तो उसका देना मैरिज डिक्लेरेशन, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपको लिखना है श्रीमती या श्री, इसको एडिट कैसे करना है, अगर आप भाई क्या है लड़के हैं तो आपको लिखना है बस श्री, ये बाकी वाला पोर्शन काट दीजिएगा इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है शिवम, ठीक है, तो आप लिखेंगे श्री शिवम पांडे,
शिवम पांडे डिक्लेयर डेट। अब मान लीजिए आप अनमैरिड हैं तो बस ये लिख दे डेट आई एम अनमैरिड, ये नहीं लिखना फिर आपको पोर्शन, ये बाकी सारा पोर्शन काट देना है, ये सारा पोर्शन ये सब कुछ नहीं लिखना है फिर आपको। ये जो लिखा हुआ है बच्चे ये सारे पॉइंट्स ये सब आपको रिमूव कर देना है, फिर ये कोई भी पॉइंट आपको नहीं लिखना है। अगर आप टाइप कर रहे हो, अगर आप वर्ड फाइल में ऐसे ही सिंपली टिक करके भेज रहे हो तो जो भी आपका सही हो उसके सामने टिक कर देना, बाकी को काट देना, ठीक है। दैट आई एम दैट श्री शिवम पांडे डिक्लेयर दैट आई एम अनमैरिड, कि मैं अनमैरिड हूँ। इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट सूट कर रहा हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इसमें आप ऑप्शन पे लेंगे दैट आई एम मैरिड एंड आई हैव ओनली वन वाइफ लिविंग, ठीक है। तो ये बाकी के ऑप्शन को काट दीजिएगा, बस सिंपली उसी को छोड़ दीजिएगा। अगर आप टाइप कर रहे हैं तो फिर उसको मिटा देना है, बिल्कुल इरेज कर देना है, खत्म कर देना है उसको। मतलब एडिट जब आप कर रहे होंगे, अगर किसी को टाइप फॉर्म में भेजना है तो एडिट करके बस वही ऑप्शन छोड़ना है जो आपने किया है, ठीक है। अगेन सिग्नेचर करना है, नेम इन कैपिटल, अपना नाम पूरा भरना है, डेट आज जिस डेट को भेज रहे हैं, प्लेस जो प्लेस है, अगेन डोजर आईडी, सिग्नेचर और यहाँ पे डेट, ठीक है बच्चे। अगर आप लड़की हैं तो श्री को काट दीजिएगा, यहाँ पे स्मृति जो भी लिखा था उसको फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं ये, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एग्जिम्पशन ये थोड़ा सा देख लीजिएगा अपना, वैसे फुल्ली। अब आते हैं कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। ये आपका रोल प्ले करता है मेडिकल सर्टिफिकेट में। जब बच्चे आपका मेडिकल होता है ना, मेडिकल, तो मेडिकल में ये आपकी इंफॉर्मेशन ये आपका थोड़ा सा वाइटल रोल प्ले करेगा इन केस ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। कैंडिडेट की अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है कैंडिडेट। अब देखो इसमें क्या भरना है, नेम इन कैपिटल, भाई जो आपका नाम हो, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है शिवम दुबे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा नाम कि शिवम दुबे आपका पूरा नाम है तो वो लिख सकते हो। एज क्या है, एज मान लीजिए अगर आपकी 25 है तो आप सिंपली लिख दीजिएगा 25। प्लेस ऑफ बर्थ मान लीजिए किसी में जो भी प्लेस बर्थ रहा हो वो लिख सकते हो। इसमें सारों में नो आना है। हैव यू एवर बीन स्मॉल पॉक्स हुआ है, इसमें नो। लास्ट वैक्सीनेटेड कब हुए थे आप, इसमें भी नो आएगा। व्हेन यू लास्ट वैक्सीनेटेड, मोस्टली ने कोविड-19 की वैक्सीन लगाई होगी तो जो लास्ट डेट थी वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। कोविड-19 जब आपको सेकंड डोज लगी होगी या फर्स्ट डोज जो भी होगी वो डेट डाल दीजिएगा। हैव यू एवर बीन रिलेटिव फ्रॉम, नो, इसमें भी नो आएगा, इसमें भी नो आएगा, इसमें नो करना है सबको, ठीक है। अब इसमें आता है फादर एज इफ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। फादर एज मान लीजिए कि आपकी है 52। स्टेट ऑफ हेल्थ का मतलब आपको सीधे लिखना है फिट। अगर आपके फादर फिट है, फिजिकली फिट है, तो यहाँ पे सिंपली लिख देना फिट है बस। फादर एज एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर डेथ हो चुकी है तो फादर की एज लिख देनी है। मान लीजिए कि डेथ हो चुकी थी आपके फादर की, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 53। एंड कोज ऑफ डेथ जो भी आप लिख सके, अगर मान लीजिए कोई भी जो हुआ हो, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया हो तो हार्ट अटैक लिख दीजिएगा यहाँ कैपिटल में, या फिर जो भी आपके रीजन है वो लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रदर लिविंग, जैसे आपके मान लीजिए कि 2 भाई हैं तो आप यहाँ पे, या एक भाई है तो एक भाई में आप लिख देंगे नंबर ऑफ ब्रदर लिविंग 1। देयर एज मान लीजिए उसकी एज है दैट इज 22। एंड स्टेट ऑफ हेल्थ में क्या लिखना है, दैट इज फिट है। क्लियर है। नंबर ऑफ ब्रदर हु हैव डाइड, अगर आपके कोई भाई थे, बहन थे, ठीक है, या वो एक्सपायर हो चुके हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी। 2 भाई हैं तो यहाँ पे लिख देना है नंबर ऑफ ब्रदर लिविंग 2। एज एक की मान लीजिए कि 24 साल उम्र है और एक की 25 साल, तो ऐसे लिख देना 2 24। यहाँ पे इसके सामने भी लिख देना फिट और इसके सामने फिट, और यहाँ पे अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर मदर एज क्या है, मदर मान लीजिए माता की उम्र है आपकी 48 साल, स्टेट ऑफ हेल्थ है दैट इज फिट है, ठीक है। मदर एज अगर एक्सपायर हो चुकी है मदर आपकी तो वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ सिस्टर लिविंग, मान लीजिए आपकी 2 सिस्टर हैं तो 2 सिस्टर, एक की एज मान लीजिए 26 है, एक की मान लीजिए 24 है। स्टेट ऑफ हेल्थ बस यहाँ पे फिट, और यहाँ पे भी मेडिकली क्या है फिट, और यहाँ पे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। डिक्लेरेशन में क्या करना है, आई डिक्लेयर दैट ऑल द आंसर आर ट्रू, यानी कि जो भी मैंने आंसर दिए वो सही है। यहाँ पे अपने साइन कर दीजिएगा। डेट जो जिस डेट को आप भेज रहे हो वो डेट डाल दीजिएगा। सिग्नेचर इन माई प्रेजेंस, सिग्नेचर इन माई प्रेजेंस का मतलब है सिग्नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सिविल सर्जन। यहाँ पे आपको साइन बिल्कुल नहीं करने हैं अभी, ये साइन आपको तब करने हैं जब आपके ये कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन आपका मेडिकल ऑफिसर के पास जाएगा, सीएमओ के पास, उसकी प्रेजेंस में आपको साइन करने हैं। अभी साइन मत कर देना। यहाँ पे सिग्नेचर और मेडिकल ऑफिसर, जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा वो साइन करेगा। नेम अभी नहीं कराने, बाद में कराना। यहाँ पे नेम आपको नेम डाल देना। मान लीजिए आपका नाम है शिवम दुबे, तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा कि शिवम दुबे आपका पूरा नाम है। सॉरी यहाँ पे आपका नाम नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे बच्चे आपका नाम नहीं आएगा, यहाँ पे ये आपका नाम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मेडिकल ऑफिसर का नाम आएगा, सॉरी,
ठीक है, यहाँ पे आपका मेडिकल, आपका नाम नहीं आना है, यहाँ पे आएगा मेडिकल ऑफिसर का नाम आना है। नेम मान लीजिए कि जो भी मेडिकल ऑफिसर था उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, और वहां अपने यहाँ पे स्टैंप लगा देगा, वो साइन वगैरह हो जाएंगे। ये आपको तब होना है, ये जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, नाउ ये मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, ये फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपका सीएमओ ही बनाएगा। इसमें हमारा कोई रोल नहीं, मतलब स्टूडेंट का कोई रोल नहीं रहता है इसमें। ये सब आपकी थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, और ये थोड़ा सा डिपार्टमेंट एंड ये कह सकते हैं कि सीएमओ के बीच की बात होती है। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं होता, ये आपका खुद ही वो भरेगा, जो भी होता है सीएमओ ऑफिस भरे या सीएमओ खुद करें, जो भी करें वो अपने आप करेंगे, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो बच्चे ये सारी इंफॉर्मेशन थी अटेस्टेशन फॉर्म में। अटेस्टेशन फॉर्म में क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या चीजें नहीं ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर लग गया होगा कि क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं। अगर फिर भी आपके डाउट हैं तो मैं आपको, मेरा नंबर होगा मोस्टली के पास, दिस इज माई नंबर। ठीक है, आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर उसके अलावा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन का भी लिंक है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आपको बहुत सारी वहां से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, इसमें फिर इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका।